बहुत पहले एक बार आईआईटी में आया हुआ था, एक टर्म आती है पेलोड, पेलोड ऑफ अ बलून। तुमने देखा होगा हॉट एयर बलून्स यूज किए जाते हैं ना, कुछ मास को कैरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। तो इस तरह के जो हॉट एयर बलून्स हैं उनमें कितना मास वो बलून कैरी कर रहा है उसको हम पेलोड कहते हैं। जैसे कि मान लो इस बलून के नीचे ये जो मास रखा हुआ है, ठीक है, तो कितना मास ये कैरी कर रहा है उसको पेलोड कहते हैं। पेलोड बेसिकली है क्या? ये है कि जैसे जितना मास इस बलून का होगा उतनी मास की एयर वो डिस्प्लेस करेगा। So it is the difference of mass of the displaced air and the mass of balloon, including the gas. ये बलून में गैस है, अब जितना इसका टोटल मास है उतने मास की एयर डिस्प्लेस कर रहा है। सो मान लीजिए मास ऑफ द एयर डिस्प्लेस्ड ये x है, इसमें से अगर माइनस कर दें मास ऑफ बलून इंक्लूडिंग गैस, मतलब मास ऑफ गैस, तो जो डिफरेंस है दिस विल बी द मास ऑफ पेलोड, जो लोड वो कैरी कर रहा है। तो पेलोड क्या हुआ? इट इज द डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ displaced air and the mass of balloon including gas. ये केवीपीआई में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, तुम में से केवीपीआई का एग्जाम कौन दे रहे? भी ये पोस्टपोन हो गया ना, जो नवंबर फर्स्ट वीक में होने वाला था। 7 नवंबर को है, अगले संडे को होना था सर 7 नवंबर को होना है। हाँ होना था ना, तो अभी कोई हाईकोर्ट की आई है एक वर्डिंग्स की, वो भी पोस्टपोन हो गया है या अभी थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया उसको। मद्रास हाईकोर्ट में किसी ने पिटीशन डाली थी कि ये पेपर हिंदी और इंग्लिश में होता है, उनकी लैंग्वेज में क्यों नहीं हो रहा। तो वो लैंग्वेज इश्यू की वजह से कई स्टूडेंट दे नहीं पाते टेस्ट, तो अभी तो उन्होंने फॉर द टाइम बिंग इस पे स्टे कर दिया। तो चेक कर लेना एक बार कि क्या इस पे आती है नोटिफिकेशन। आज ही की था, आज ही की न्यूज थी। पर हाँ उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था, चलिए हम क्वेश्चन तो कर लेते हैं। अब इस फॉर्मूले में लिख लिया फॉर्मूला सबने, मतलब समझ में आया? व्हाट इज पेलोड? मैम एयर डिस्प्लेस मतलब कहाँ से डिस्प्लेस हो रही है? जब बलून ऊपर जाएगा तो ऊपर कब कैसे जाएगा? जो एयर को डिस्प्लेस करता हुआ ही जाएगा ना ऊपर। अच्छा, ऊपर जाने के लिए उसको उतने ही मास वाली गैस को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, तभी तो ये ऊपर आएगा। यस तो गैस ही उसको पुश करती रहेगी ना, ठीक है। हाँ मैम ये बलून का मैकेनिज्म नहीं समझ आ रहा कि इसके नीचे क्या लगा हुआ है। कभी देखा है ये बलून उड़ते हुए? देखे? यस मैम इसके नीचे देखे है क्या ना, रखा? तो उसके नीचे कई बार देखा हो जहां पर लोग खड़े होते हैं, कभी पैराशूट या बलून, हॉट एयर बलून कभी चढ़े होते हैं तो उसमें देखा होगा ऊपर बलून में तो वो गैस भरी होती है और नीचे होता है जहां पर द पीपल स्टैंड, यस मैम। है ना, वहां पर कोई मास भी कैरी कर सकते हैं। तो वो नीचे की जो जो कैबिन होती है ना, दैट इज द पेलोड। ओके मैम। आगे समझ में? तो वो पेलोड कितना होगा? जितना पूरे बलून ने जितनी एयर डिस्प्लेस की, अगर उसके मास में से माइनस कर दें इस पूरे बलून का और एयर का मास, तो बचा हुआ मास इसी का आ जाएगा ना। यस मैम आ गया समझ। तो दिस इज द इक्वल मास होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। जो बेसिकली मैम ये मतलब हुआ ना कि मतलब टोटल मास ऑफ द सिस्टम जो है वही एयर डिस्प्लेस मास का वो होगा। उतनी एयर डिस्प्लेस करेगी। अब अगर सपोज हमें बलून का मास पता है और एयर का मास कैसे निकालेंगे? मास ऑफ द एयर डिस्प्लेस्ड। अगर हमें एयर की डेंसिटी पता होती है ना, और कितना वॉल्यूम पूरी एयर डिस्प्लेस हुई वो पता होता, तो हम मास ऑफ द एयर निकाल सकते थे, डेंसिटी ऑफ एयर इनटू वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड। यहां से हम मास ऑफ द एयर डिस्प्लेस निकाल सकते हैं। दूसरा मास ऑफ द बलून, ये हमें पता है कितना मास है बलून का। अब उसमें गैस का मास कितना है वो निकालने के लिए
mass of the gas is PV by nRT. Sorry, PV by nRT नहीं, ये मोल्स आ जाएंगे। और मास के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज कर सकते थे, देखिए इधर, PV is W by mRT, right? So W will be PV into M by RT. यहाँ से हमें मास ऑफ द गैस आ जाएगा। जो भी जनरली हीलियम गैस डाली जाती है ना बलून में, नॉर्मली हीलियम गैस फिल करते हैं ना, हाइड्रोजन फिल नहीं करते क्योंकि हाइड्रोजन कंबस्टिबल है। यस यस मैम। सो ये हीलियम का मास आ जाएगा यहाँ पर। और अगर हमें प्रेशर पता हो कि उस बलून के अंदर गैस का प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, टेम्परेचर क्या है, तो मास ऑफ द गैस निकाल सकते थे। ये आया समझ में? मैम और वॉल्यूम, हाँ बोलो। मैम यहाँ पे जो मास ऑफ द एयर डिस्प्लेस एक्स कह रहे हैं हम, तो वो मतलब कि जितना जैसे बैलून जितनी ऊपर जाते हुए डिस्प्लेस कर रहे हैं वो है। बलून किसी भी चीज को ऊपर जाना है तो उसके ऊपर जो भी वेट है उसको हटाने के बाद ही ऊपर जाएगी ना। मतलब उसके ऊपर के जो हवा के मॉलिक्यूल है उसको हटाते हुए ऊपर जो जा रही है, हटाते हुए जाएगी ना, तो जितना उसका जी मास मैम। है एटलीस्ट उसके बराबर की एयर को बाहर निकालेगी तभी ऊपर जाएगी। हाँ कम से कम उतना तो करना पड़ेगा। उतना तो करना पड़ेगा ना। यस मैम। और जो एयर है उसका वॉल्यूम कितना होगा, जितना बलून का वॉल्यूम है, तुम्हें तो पता हाँ जी है। मैम। जो गैस है उसका वॉल्यूम हाँ तो जी मैम। कंटेनर के उसके बराबर होता है। अब जैसे कि एक क्वेश्चन है जो पूछा तो गया मैम था, उसमें क्वेश्चन हम पर हाँ बोलो। उसमें से हम सिर्फ एयर का मास सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हेलो, किसमें से सबट्रैक्ट कर रहे हैं हम? एयर का मास का मतलब है टोटल गैस का मास जो डिस्प्लेस हुई, अच्छा हाँ मैम वही कह रहा उसमें था, से। एक्स में से हम गैस का मास माइनस कर रहे हैं। हाँ, तो वो जो गैस का मास, बाकी बचा बलून का है। मास माइनस करें तो नीचे कैबिन का हाँ जी मास आ मैम। जाएगा। दैट इज द ओके पेलोड। मैम। अब जैसे है अ बलून ऑफ डायमीटर, ये तुम्हारे स्कूल एग्जाम कंपटीशन से रिलेटेड नहीं है, ये मैं केवीपीआई वगैरह या इसमें अगर ये कॉन्सेप्ट पर कोई क्वेश्चन आए तो उसके लिए मैं बता रही हूँ, जस्ट फॉर योर नॉलेज। 20 मीटर, a balloon diameter 20 meter, it weighs 40 kg. ये बलून का मास है। It is filled with helium at 1 atmosphere and 27 degree. Density of air, helium की नहीं, air की density of air is 1.2 kilogram per meter cube. Find payload. सबसे पहले मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ बलून क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। और आर क्या होगा? डायमीटर 20 है तो आर विल बी 10 हो जाएगा। सो ये आ गया 10 क्यूब, और यहाँ से ये आ जाता है 4190.47 मीटर क्यूब। केवीपीवाई ओलंपियाड वगैरह में ना कैलकुलेटर्स अलाउड होता है, तो इसीलिए जो कैलकुलेशन का इशू उसमें नहीं आता। तो चलिए ये आ गया वॉल्यूम ऑफ बलून। दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ एयर आल्सो। तो मास ऑफ एयर कितनी आ गई? मास ऑफ एयर डिस्प्लेस वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम है 4190.47 मीटर क्यूब। डेंसिटी हमें किस यूनिट में दे रखी है? सीजीएस में ही दे रखी है ना, एसआई यूनिट में दे रखी है ना, तो 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में डेंसिटी थी इसकी। सो ये मास अब किस यूनिट में आ जाएगा? किलोग्राम में। ये आ जाता है 5028.5 अप्रोक्सीमेटली किलोग्राम। सो यहां तक पहुंच गए हम मास ऑफ द एयर। अब हमें क्या करना है? इस मास ऑफ द एयर में से क्या माइनस करना है? मास ऑफ बलून सब्ट्रैक्ट। मास ऑफ बलून जो कि 40 kg है। और क्या माइनस करना है? हीलियम का मास। यस मैम, मास ऑफ द गैस। तो हमें सबसे पहले हीलियम का मास भी निकालना पड़ेगा ना। सो पेलोड is
5028.56 minus 40 kg minus mass of helium gas. अब मास ऑफ हीलियम गैस के लिए हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? PV by RT W, sorry, molecular mass is mass. मैम सॉरी, हाँ बोलो। मैम एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा दो प्लीज। एक ये लो। So mainly when I question बताया just so that you should know what do you mean by payload. थैंक यू मैम। So अब इसमें से मास ऑफ हीलियम निकालना है। PV is W by MRT. तुम्हें निकालना है W, तो क्या हो जाएगा? PV into M by RT. What is P in this question? Helium gas at 1 atmospheric pressure, है ना? And what is volume of helium? जो बलून का ओरिजिनल वॉल्यूम था, जो वॉल्यूम का बलून का जो वॉल्यूम है वही गैस का वॉल्यूम है। एंड M is 4, क्या 4 ही लेंगे? 4/1000 4/1000 लेना पड़ेगा ना, 4/1000, क्योंकि जो वॉल्यूम है वो मीटर क्यूब में है। और अगर ये मीटर क्यूब में है तो क्या 1 एटमॉस्फेयर ले सकते हैं? 10⁵ लेना पड़ेगा, पास्कल में लेना पड़ेगा ना, 101325 या 10⁵ जो भी है। कि समझ में आया यूनिट्स को कैसे यूज करना है? R की वैल्यू अब क्या होगी? 8.3 और D क्या था यहाँ इस क्वेश्चन में? 27 डिग्री मतलब 300। यहाँ से ये मास निकालो, माइनस कर दो, यहाँ से जो मास आएगा वो किलोग्राम में आएगा ना? यस मैम। तो ये किलोग्राम में जो मास आया माइनस कर दिया, दिस विल बी द पेलोड। अब ये कैलकुलेट कर लेना। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यस मैम। एक्सक्यूज मी मैम, बोलो। मैम आपने 10⁻³ को ग्राम से किलोग्राम में करने के लिए किया है ना? हाँ, किलोग्राम में चेंज किया। और पेलोड बेसिकली क्या हुआ है? इट इज द मैक्सिमम वेट दैट कैन बी लिफ्टेड बाय अ गैस, लिफ्टेड बाय अ बलून, गैस फिल्ड बलून। तो डेफिनेशन पेलोड की यही है, इट इज द मैक्सिमम मास maximum weight that can be lifted by a gas filled balloon. तो हमने यहाँ गैस लॉज को कैसे यूज किया ये समझ में आ गया होगा। मैम इसमें प्रेशर के यूनिट्स कैसे दिए हैं? प्रेशर पास्कल में लेना है ना, क्योंकि एसआई यूनिट में प्रेशर की यूनिट क्या होती है? पास्कल होती है। यस मैम। ओके मैम। क्लियर हुआ? यस। इसके अलावा जो एक डिसोसिएशन पर बेस्ड क्वेश्चन था ना हमारा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट मैं इक्विलिब्रियम में बताऊंगी तुम्हें। जो फर्स्ट एक्सरसाइज का 30th क्वेश्चन था शायद, इसमें पूछा गया था ना 20% molecules are dissociated in a sample of gas at 27 degree ना, in equilibrium mixture. So अब अगला टॉपिक हमारा इक्विलिब्रियम ही है ना, तो मैं इक्विलिब्रियम में बताऊंगी तो ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि अभी तुम्हें इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट पता नहीं है। So we'll do this topic later on. आज हम करते हैं रियल गैसेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है ये। अब तक तुमने आइडियल गैस बिहेवियर किया, सारे गैस लॉज गैस को आइडियल मानते हुए ही डिराइव किए गए थे। आइडियल गैस जो कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को फॉलो करती है, और आइडियल गैस के लिए हम क्या अज्यूम करते हैं कि गैस मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं ही नहीं।
यही रीजन है कि गैस लॉज में हम कभी नेचर ऑफ गैस को तो लेते ही नहीं है ना, हमें तो सिर्फ मोल चाहिए होते हैं, प्रेशर है, टेम्परेचर है, दैट्स इट। हम कहेंगे जितने मोल ज्यादा उतना ज्यादा प्रेशर, और चाहे वो मोल्स हाइड्रोजन के होते, हीलियम के होते या किसी और गैस के होते, गैस की कोलिजन बॉल के साथ बराबर ही होती। बट क्या ये क्वेश्चन माइंड में नहीं आया तुम्हारे कि जब अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं गैस के बीच में, अब तुम कह रहे हो ये फोर्सेस होंगे, हाँ, तो अगर मान लो ये मॉलिक्यूल इतने यहाँ कोलिजन कर रहे हैं, वॉल की तरफ जा रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि हाइड्रोजन भी उतने ही कोलिजन करेगी, अगर सेम मोल्स ऑफ हम SO2 के लेते हैं वो भी उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करेगी। बट इजंट इट कि SO2 मॉलिक्यूल के बीच के फोर्सेस तो स्ट्रॉन्गर है हाइड्रोजन से। अगर मॉलिक्यूल के बीच के फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हैं तो एक इनवर्ड पुल होगा ना इनकी तरफ। एक वन गैस इट इज अबाउट टू कोलाइड विद द वॉल, बट कोलिजन करने से पहले उसको पीछे की तरफ का मॉलिक्यूल भी तो खींच रहा होगा ना अपनी तरफ, है ना। और हर गैस में ये खींचने की पावर अलग अलग होगी। और हम तो आइडियल थ्योरी में क्या मान रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं चाहे जो मर्जी गैस हो, उसकी नेचर क्या है, प्रेशर तो उस पर डिपेंड ही नहीं करता। अगर हम डिफरेंट गैसेस ले रहे हैं जिनके मोल्स बराबर हैं, तो हर गैस का प्रेशर उस कंटेनर के अंदर चाहे जो मर्जी गैस ले लें सेम ही होगा, क्योंकि हम तो हमेशा नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं, हम तो नेचर की बात ही नहीं कर रहे। वो सिचुएशन होती है आइडियल, क्योंकि आइडियल सिचुएशन में मॉलिक्यूल के बीच में गैप इतना ज्यादा है कि उसके फोर्सेस होते ही नहीं। तुम्हें पता है वैन डर वाल्स फोर्सेस तो थोड़ी मॉलिक्यूल पास आए तब होते हैं ना, एक डिस्टेंस पर में कोई अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स नहीं होता। ये किया था ना हमने बॉन्डिंग में। सो आइडियल बिहेवियर, हाँ हाँ बोलो। नो मैम मैं कुछ कहने। हाँ, तो आइडियल बिहेवियर में तो हम फोर्सेस मानते ही नहीं है और जरूरत भी नहीं है उसकी, क्योंकि आइडियल कंडीशन होती है, आइडियल गैस नहीं होती, इट इज आइडियल कंडीशन। हाँ बोलो। मैम जब हम पेलोड की बात करते हैं तो मतलब वो किसी भी शेप को रेफर कर सकता है ना, गैस के अलावा। मास की बात कर रहे हैं ना, तो मास तो शेप के साथ चेंज नहीं होता ना। ओके। सो अभी हम आ रहे हैं आइडियल और रियल गैस में, कि रियल गैस का लॉजिक आया कहाँ से। हमने कहा कि आइडियल गैस वो है जिसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है, जितने मोल्स लिए उसके अकॉर्डिंग प्रेशर हो गया, और जो कंटेनर का वॉल्यूम था वो सारा का सारा वॉल्यूम कंप्रेसिबल है, प्रेशर लगाएंगे वो कंप्रेस हो जाएगा, और प्रेशर रिलीज करेंगे ये दूर दूर हो जाएंगे मॉलिक्यूल। तो सारी प्रॉब्लम प्रेशर और वॉल्यूम के केस में थी। बट अगर एक गैस जिसके अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हैं, वो मॉलिक्यूल उसके आपस में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और अट्रैक्ट होंगे तो उसकी कोलिजन का इफेक्ट, इसका इस अट्रैक्शन का इफेक्ट पड़ेगा उसकी कोलिजन विद वॉल से। अगर वॉल के साथ मॉलिक्यूल की कोलिजन कम हुई तो जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना प्रेशर नहीं आएगा ना। हमने तो क्या कहा था, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n नंबर ऑफ मोल्स। हमने इसमें वो अट्रैक्शन वाला फैक्टर तो लिया ही नहीं था। बट डिफरेंट गैसेस के लिए अंडर सर्टेन कंडीशन, मैं क्या बोल रही हूँ, अंडर सर्टेन कंडीशन, जब मॉलिक्यूल थोड़े से पास हो तो उनके बीच में उनकी नेचर भी इन्वॉल्व हो जाएगी कि किसी गैस के अंदर मॉलिक्यूल के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगे, उसकी वजह से जो हम अज्यूम कर रहे थे प्रेशर, उससे प्रेशर कम आएगा ना। yes, ये पॉइंट समझ में आया, प्रेशर कम आएगा क्योंकि मॉलिक्यूल, पीछे वाला मॉलिक्यूल उसको खींच रहा होगा अपनी तरफ, वो कोलिजन से रोकेगा उसको, तो जो अज्यूम कर रहे थे वो प्रेशर कम आएगा। तो इस केस में पीवी जो है सिर्फ एन पे डिपेंड नहीं कर रहा, पीवी विल नॉट बी इक्वल टू एनआरटी, सम अदर फैक्टर्स मस्ट बी इन्वॉल्व। प्रेशर जितना हम नंबर ऑफ मोल्स के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं वो नहीं आएगा, तो पीवी विल नॉट बी इक्वल टू एनआरटी। तो एक गैस जो इस कंडीशन को, पीवी एनआरटी को फॉलो ना करे, तो उसको रियल गैस कहते हैं। तो रियल गैस की डेफिनेशन क्या हुई, एक्चुअली कोई गैस आइडियल या रियल नहीं होती, कंडीशंस होती हैं। तो हम कहते हैं कि इस सिचुएशन में इसको क्या कहने वाले हैं, whether we'll say it is ideal gas or it is a real gas। तो जब भी PV will not be equal to nRT, तब उस गैस का नाम हम क्या देते हैं, real gas। So a gas which doesn't follow ideal gas equation that is PV is nRT, this is ideal gas equation। अगर इसको follow नहीं कर रही, then it is called a real gas। And for real gas,
PV will not be equal to nRT. Sometimes PV will be greater than nRT और PV will be less than nRT. कुछ भी हो सकता है. बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ फॉलो नहीं होंगे इसमें. अगर हम एक रियल गैस के लिए बॉयल्स लॉ का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो हमें याद होगा बॉयल्स लॉ का ग्राफ था पीवी और पी वर्सेस ग्राफ. कैसा आया था? रेक्टेंगुलर पैराबोला. नहीं, पीवी एंड पी का ग्राफ. स्ट्रेट लाइन. इस तरह के थे ना, पीवी चेंज ही नहीं हो रहा था. दिस इज फॉर आइडियल गैस. लेकिन अगर ये रियल गैस है तो डेविएशन होगा. तो ये देखा गया है डिफरेंट गैसेस के लिए अलग अलग तरह का ग्राफ आता है. अगर हम हाइड्रोजन या हीलियम लेते हैं तो उसमें इस तरह की लाइन आती है, हमेशा ऊपर की तरफ जा रही है, हाइड्रोजन भी और हीलियम भी. और कुछ गैसेस के लिए इस तरह का डेविएशन आता है, किसी में डिप और ज्यादा हो जाता है. पर सारे ग्राफ अप्रोच कर रहे हैं ऊपर की तरफ. जो आइडियल सिचुएशन थी उसमें क्या था, पीवी विल बी इक्वल टू आरटी. अगर हम 1 मोल गैस ले रहे हैं, पीवी इज आरटी. लेकिन जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं उसमें क्या है, पीवी प्रोडक्ट आइडियल से ज्यादा है ना, पीवी इज ग्रेटर देन आरटी. जो नीचे की तरफ ये डिप आ रहा है, डिप का मतलब क्या था, पीवी बहुत कम हो गया ना, पीवी इज लेस देन आरटी. ये दो सिचुएशन हमें मिली है. हाइड्रोजन हीलियम के लिए सीधी स्ट्रेट लाइन है, मतलब हाइड्रोजन हीलियम के लिए पीवी इज ऑलवेज ग्रेटर देन आरटी. और जो डिप आया है ना, सबसे नीचे जो डिप आ रहा है, जैसे मान लो अमोनिया लिया तो अमोनिया में डिप बहुत ज्यादा होता है. उसके बाद जैसे कि यहाँ CO2 ले लें, CO2 का डिप थोड़ा सा कम है. देन मान लीजिए आर्गन ले लें, उसका डिप कम है. पर हाइड्रोजन का डिप है ही नहीं, सीधा जा रहा है. क्या तो हम कंपेयर कर सकते हैं इन गैसेस में कहाँ डिफरेंस आता है? अगर हम बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग फोर्सेस की बात करें, वैन डर वाल फोर्सेस की बात करें, तो मिनिमम फोर्सेस इन चारों गैसेस में से किसके होंगे? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन और हीलियम. है ना. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन की सबसे कम है. उसके बाद आर्गन सिंगल एटम है. फिर CO2 नॉन पोलर है, लीनियर होता है ना CO2. और अमोनिया तो पोलर है. इसमें तो डायपोल फोर्सेस होंगे. याद है ना डायपोल फोर्सेस. तो एक चीज तो इस ग्राफ को देख के नोटिस हो रही है कि जो डिप, जितना डिप ज्यादा उतने फोर्सेस स्ट्रॉन्गर, है ना. और जिसमें ये ग्राफ सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब पीवी का ज्यादा होना कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव फोर्सेस से रिलेटेड है, ज्यादा या कम होना. अगर पीवी जो है कम हो रहा है, इसका मतलब देयर मस्ट बी अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेटिंग. तो पीवी लेस देन आरटी, इस केस में क्या नजर आ रहा है, अट्रैक्टिव फोर्सेस विल डोमिनेट. तभी पीवी आरटी से कम आ रहा है. ये ऑब्जर्वेशन है. और यहाँ पर पीवी हमेशा आरटी से ज्यादा है, इसका मतलब इसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होंगे. बट हर गैस के लिए आफ्टर वन सिचुएशन, आफ्टर वन प्रेशर, जैसे इसके बाद डेविएशन ऊपर की तरफ जा रहा है ना, लो प्रेशर के ऊपर इन गैसेस में ये डिप आ रहा है, पर हाई प्रेशर पर ये डिप नहीं आ रहा. तो इस ग्राफ को क्या है, इससे इसका रिलेशन वो मैं तुम्हें अभी आगे बताती हूँ. तो अभी तो मैंने ऑब्जर्वेशन बताया है कि अगर हम अलग अलग गैसेस के लिए पीवी वर्सेस पी का ग्राफ प्लॉट करें तो हमें इस तरह का ग्राफ मिलता है. मैम तो इसका ये मतलब हुआ ना कि लाइक जैसे नॉर्मली हम पीवी इज इक्वल टू आरटी कहते हैं, तो आरटी मतलब जितना प्रेशर एक्सर्ट करना चाहिए था उतना प्रेशर एक्सर्ट कर नहीं पा रही गैस ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस. मतलब नंबर ऑफ कोलिजन्स कम हो गए. हाँ बिल्कुल. एक सिचुएशन में रिपल्सिव फोर्स भी आ रहे हैं, तो प्रेशर जितना एक्सर्ट करना चाहिए था उससे ज्यादा कर रही है, उससे ज्यादा कर रही है. वो H2 और हीलियम के केस में. हाँ. तो ये क्यों होता है, क्या होता है, इसके लिए एक टर्म यूज, एक रेशो यूज करते हैं. ये रेशो क्या है, देखिए जरा इधर. इसमें अगर हम कहते हैं आइडियल गैस है, पीवी विल बी आरटी, दैट इज पीवी बाय आरटी का रेशियो इज 1. यही है ना.
लेकिन ऊपर वाले गैस में क्या आ रहा है, PV is greater than RT, that is PV by RT ratio is greater than 1, और जो नीचे आ रहा है उसमें हम क्या कहेंगे, PV is less than RT, that is PV by RT ratio is less than 1। तो दो तरह की सिचुएशन हमें नजर आती है, either PV is greater than RT और PV is less than RT। जो less than RT है, ये वाली सिचुएशन कब आती है, when attractive force dominate। And pressure exerted by gas is less than ideal। और इस तरह की सिचुएशन में जो डेविएशन हुआ, ये डेविएट हुई ना आइडियल बिहेवियर से, this deviation is negative deviation। When PV is less than RT, when PV is greater than RT, इस डेविएशन को क्या कहते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। और इस सिचुएशन में क्या होता है, रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट। और जब हम आइडियल लेते हैं, इस आइडियल में क्या होगा, देयर इज नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स, जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहती है। इस ग्राफ को देखकर हमें ये पता चला कि जो डिप आ रहा है वो डिप तब आता है जब फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हो, और अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होने से जितना प्रेशर हम अज्यूम कर रहे हैं उससे कम प्रेशर गैस एक्सर्ट कर रही है। PV is less than RT, इस सिचुएशन को हम नेगेटिव डेविएशन कहते हैं, और व्हेन PV is greater than RT सिचुएशन को हम पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं। डेविएशन इज देयर। आइडियल बिहेवियर से डेविएट होना, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या है, एक डेविएशन में जो PV by RT is greater than 1, दूसरे में PV by RT is less than 1। ये तीन सिचुएशन तुम्हारे सामने हैं। अभी वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे, मैं वॉल्यूम की बात बताते थे। तो ये ऑब्जर्वेशन क्या था हमारा, हाइड्रोजन और हीलियम में एज प्रेशर, ये वाला प्रेशर, एज प्रेशर इंक्रीजेस PV इंक्रीजेस। ये हाइड्रोजन और हीलियम में ऐसा ऑब्जर्वेशन आता है। मैम वो तो मतलब एक पॉइंट पे आके तो सब में ही हो रहा है ना, मतलब डिप के बाद। पर हाइड्रोजन सभी में हो रहा है, पर हाइड्रोजन हीलियम में बस शुरू से ही है। हाँ, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये था। ये ग्राफ सबने बना लिया? यस। और ये पॉइंट्स लिख लिए, ये वाले तीन सिचुएशन? ग्राफ नहीं बनाया। जस्ट अ मिनट। हाँ हाँ, बना लो। मैम हाँ बोलो। मैम वो जो बलून वेज 40 kg था, जो भी एक पेलोड वाला ये क्वेश्चन तो वहीं अटके हुए हो क्या? नो 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 मैम, मैंने सुनो। डाउट लिख के रखा था उसको ना, हाँ आप बोलो। पढ़ा रहे थे, मैंने सोचा डिस्टर्ब क्यों करूं। मैम उसमें 40 kg जो था वो जैसे किसका वेट था, एयर गैस का तो नहीं था वो वेट, बलून का ना ही वेट वो था। एयर का था। नहीं, बलून माने बलून, जैसे प्लास्टिक का बलून होता है तो जो हवा नहीं भरी होती, उसका भी तो वेट होता है ना कुछ। तो वो जो प्लास्टिक है उसका वेट है। हाँ, जो ओके, जो एक कपड़ा सा भी लगा होता है ना उसमें, प्लास्टिक हाँ का जी, जो हाँ जी मैम। फैब्रिक सा लगा होता है वो, और जिस उसमें वायर्स लगी होती हैं जिसके थ्रू उसको टाई करते हैं। तो उस मटेरियल का वेट है 40 kg। सारे का टोटल मिला के जितना भी वेट। ओके। सो ये तीन सिचुएशन सामने आई कि आइडियल में PV इज RT, अगर PV मोर देन RT है तो उस सिचुएशन को हम नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं, जब PV लेस है उसको नेगेटिव डेविएशन कहते हैं। ये तीन पॉइंट समझ में आगे भी क्लियर करती हूँ मैं इनको।
कैसे होगा, ऐसा क्यों होता है? एक चीज मैं तुम्हें अनाउंस कर दूं कि मैं कल एक ट्रायल क्लास 12th की लूंगी, मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। तो इफ थिंग गोज वेल तो हो सकता है तुम्हारी फ्राइडे को मैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ले लूंगा। तो अनाउंसमेंट पर चेक कर लेना। तुम में से कोई विलिंग है? ओके मैम, यस मैम, Yes, फिजिकल ma'am. क्लासेस? यस मैम। हाँ, Yes. तो ना ma'am. अनाउंसमेंट पे देख लेना, वहाँ जो ठीक भी है मैम। इंफॉर्मेशन वहाँ होगा ना तो वो पता चल जाएगा बिफोर द क्लास, मतलब फ्राइडे को मॉर्निंग में देख लेना। इफ इट इज ओके मैसेज मिल जाएगा, तो फिर फ्राइडे को जो आना चाहते हैं वहां आ जाए। सो चलिए अब हम ऑब्जर्वेशन में, पहली ऑब्जर्वेशन हमने देखी, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ऑब्जर्वेशन, पहली ऑब्जर्वेशन मैंने बताई थी, फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम as pressure increases, PV increases and deviation is always positive. दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था? For most of the gases like CO, CO2, ammonia, methane, बाकी की जो गैसेस हैं जितनी भी हैं, PV decreases with increase in pressure. डिप आया था ना? Yes, ma'am. With increase in pressure initially reaches to minimum, value. Avni, just a minute. मैम जैसे ये जो इंक्रीज है ये लीनियर इंक्रीज है ना, स्ट्रेट लाइन है? एग्जैक्टली नहीं, पर हाँ ऑलमोस्ट। H2 और हीलियम के केस में स्ट्रेट लाइन, इसमें तो स्ट्रेट ही है, बाकी सब में वेरी कर सकते मैं बाकी सब में मिनिमम वैल्यू से स्ट्रेट लाइन। हैं। हाँ, मिनिमम वैल्यू के बाद फिर मिनिमम वैल्यू तक वो स्ट्रेट नहीं है, वो मिनिमम वैल्यू तक डिप है, वो नहीं है। तो पीवी डिक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर इनिशियली एंड रीचेस टू द मिनिमम वैल्यू, और जो मिनिमम वैल्यू है दैट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस। दिस मिनिमम वैल्यू डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस। डिप किस में ज्यादा आया था? अमोनिया में ज्यादा आया था, फिर उसके बाद CO2 था, इस तरह से। और यहां तक मिनिमम वैल्यू तक डेविएशन क्या था? विद नेगेटिव डेविएशन। आफ्टर दैट it start increasing and reaches to positive deviation. और इस ग्राफ की नेचर क्या थी? एट हाई प्रेशर ऑल गैसेस शो पॉजिटिव डेविएशन, isn't it? At very high pressure all gases will show positive deviation. ये थे ऑब्जर्वेशन। अब हम आते हैं इनकी रीजनिंग पर, ऐसा क्यों हुआ? मैं तुम्हें ग्राफ इसलिए बता रही हूँ, ग्राफ पर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस ग्राफ का कौन सा पार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है, इस तरह से। एक्सक्यूज मी मैम, मैम वो जो ग्राफ की लाइंस हैं वो इनफिनिटली इंक्रीज करी जाती हैं या पॉइंट पे रुक जाती हैं? नहीं, वो इंक्रीज करती जाएंगी ओके जब तक वो गैसियस स्टेट में है। हाँ, ये सारा रियल गैस में ही आ रहा है पेन में। आइडियल गैस में तो हमेशा स्ट्रेट ही जाएगा ना, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं है, ना डिक्रीज ना इंक्रीज, हो तो सीधा ही रहेगा। अब इसमें ना एक टर्म यूज करते हैं हम, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर।
ये मिनिमम वैल्यू पीवी की है कि पी की? पीवी प्रोडक्ट की। हमने ग्राफ किसके बीच प्लॉट किया था? पीवी वर्सेस पी। तो यहाँ पर पीवी प्रोडक्ट मिनिमम है ना, इस जगह पर पीवी, ये हम पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ पीवी इज इक्वल टू आरटी है। नीचे की तरफ गया उसका मतलब क्या हुआ? पीवी प्रोडक्ट कम हो रहा है ना। ऊपर की तरफ गया तो मतलब पीवी प्रोडक्ट ज्यादा हो रहा है ना। आइडियल गैस में तो पीवी प्रोडक्ट चेंज ही नहीं हो रहा, तो सीधा ही जा रहा है। किंतु डिफरेंट हमें ग्राफ मिल रहे हैं ना, एक में तो ये पीवी इंक्रीज ही होता जा रहा है, कुछ गैसेस में पीवी डिक्रीज हो रहा है, पर एक स्टेज के बाद, मिनिमम के बाद वापस से इंक्रीज होने लग गया। यही नेचर है ना इस ग्राफ की। क्लियर? अभी क्यों हो रहा है यही हम आगे करने वाले। मैम पहले ना मुझे इसको एक्सप्लेन कर लेने दो, तब तुम्हारी क्वेरीज खत्म हो जाएगी कि क्या है। पहले मुझे बताओ ऑब्जर्वेशन, रीजनिंग पे मत जाओ अभी। मुझे बताओ ऑब्जर्वेशन पता चली क्या दिखा रहा है ग्राफ? यस मैम। मैंने अभी सिर्फ वही बताया, क्या दिखा रहा है ये पता चला? क्यों दिखा रहा है ये अभी मैं बताऊंगी आगे। These are the observation. क्लियरली ग्राफ दिखा रहा है, ऐसे दिखा रहा है ना कि शुरू में क्या हो रहा है, पीवी डिक्रीज हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, फिर एक टाइम पर मिनिमम हो रहा है, उसके बाद फिर से इंक्रीज हो रहा है, यही आ रहा है। यस तो अभी बस जस्ट ऑब्जर्वेशन पे जाओ, रीजनिंग तो अभी मैं बताऊंगी तुम्हें। क्लियर? ये लिख ली स्लाइड? अब देखिए, एक टर्म हम यूज करते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। एक्सटेंट ऑफ डेविएशन को एक्सप्रेस करने का एक सिंबल है, जेड से लिखते हैं इसको। एक्सटेंट ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर is expressed as Z, compressibility factor. और Z actually क्या है? It is the ratio of PV by RT. Z is the ratio of PV by RT. For ideal gas, this ratio is 1. But for real gas, it is either less than 1 or more than 1. Less than 1 कब होगा? Less than 1 कब? PV is less than RT. मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट। अगर किसी गैस के अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हो तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी आइडियल गैस से ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी। ज्यादा होगी ना, ज्यादा होगी। तो जब भी Z लेस देन 1 है और इस डेविएशन को हम नेगेटिव डेविएशन कह रहे हैं, तो दिस गैस विल बी more compressible than ideal gas. कंप्रेस होना तो गैस की प्रॉपर्टी है, more compressible than ideal gas. पहले बताओ ये पॉइंट क्लियर हुआ कि जब भी गैस में ये रेशियो हमारा न्यूमेरिकल किया, न्यूमेरिकल से हमने ये रेशियो की वैल्यू निकाली, हमें पीवी आरटी सब पता था। जैसे रेशियो निकाला हम अज्यूम कर रहे थे 1 होगा, पर 1 नहीं हुआ। अगर ये 1 से कम आया, इसका मतलब इस सिचुएशन में इस गैस के अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं और इस गैस को कंप्रेस करना इजी है। मुझे बताओ ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। और अगर हमने ये यहाँ से फॉर्मूला निकाला, मतलब पीवी आरटी की वैल्यू लगाई और Z मोर देन 1 आया, इसका मतलब पीवी इज ग्रेटर देन आरटी था। और ये पी प्रेशर कब ज्यादा हो सकता है? जब गैस रिपल्सिव फोर्स ज्यादा कोलिजन करे, आपस में अटैक होने की जगह वॉल की तरफ ही जाए। तो ये सिचुएशन कब होगी? व्हेन रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट। और ये पॉजिटिव डेविएशन था। अब मुझे बताओ, अगर गैसेस के बीच में रिपल्सिव फोर्स है तो क्या वो पास आना चाहेंगी? नहीं आएगी ना, उसका कंप्रेशन कंप्रेसिबिलिटी कम हो जाएगी ना। सो दे आर लेस कंप्रेसिबल देन आइडियल।
उनके मॉलिक्यूल को पास लाना डिफिकल्ट होगा। मैं जो भी बता रही हूँ ना, इसका एक एक लाइन को जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि सारे फैक्टर आगे काम आने वाले हैं। सो अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर मोर देन 1 हो तो इमीडिएट हमारे दिमाग में सिचुएशन आनी चाहिए कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज मोर देन 1, डेविएशन इज पॉजिटिव, दैट मींस प्रेशर एक्सर्टेड इज मोर, दैट मींस रिपल्सिव फोर्स विल डोमिनेट, और ऐसे में गैस मॉलिक्यूल को कंप्रेस करना डिफिकल्ट होगा। When compressibility factor is less than 1, जो एक्सपेरिमेंट हमारे न्यूमेरिकल दिया गया उसमें PVT दे रखा है, हमने सिंपल PV by RT का रेशियो निकाला फॉर 1 मोल ऑफ गैस। वैसे तो ये NRT होता है, और इफ N is 1 तब हम इसको PV by NRT कहते हैं, PV by RT कहते हैं, राइट। तो जब Z की वैल्यू लेस देन 1 हो, इसका मतलब इस सिचुएशन में इस गैस को कंप्रेस करना इजी होगा। और कौन सी सिचुएशन डोमिनेट कर रही होगी, उसकी अट्रैक्टिव फोर्सेस मस्ट बी डोमिनेटिंग। अब इसकी रीजनिंग पे आते हैं कि अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट क्यों कर रहे हैं एक सिचुएशन पर, दूसरी सिचुएशन पर रिपल्सिव कर रहे हैं, व्हाट इज द रीजन। इस सिचुएशन में जब हम प्रेशर चेंज कर रहे हैं ना, तो हम वॉल्यूम तो ऑटोमेटिकली चेंज कर रहे हैं ना। जब प्रेशर हाई कर रहे हैं 1 मोल गैस को रखते हुए, तो हमने क्या चेंज किया होगा, हमने मोल सेम रखा है, टेम्परेचर सेम कर रखा है, और प्रेशर को हम चेंज करें, दैट मींस वी मस्ट बी डिक्रीजिंग द वॉल्यूम, है ना। तो प्रेशर है चेंज किया तो वॉल्यूम तो चेंज होगा, ये रेस्ट ऑफ द कंडीशंस आर केप्ट कांस्टेंट। ये स्लाइड लिख ली सबने, क्लियर कि व्हाट डू मीन बाय कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर मोर देन 1 लेस देन 1 का क्या रीजन है। अब आते हैं हम कॉज ऑफ डेविएशन। गैस लॉज में सबसे ज्यादा समझने वाला पार्ट यही है जो अभी मैं बता रही हूँ। गैस लॉज तो बहुत इजी है। कॉज ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। हमने नोटिस किया है कि गैसेस शोज आइडियल बिहेवियर at very low pressure। very low pressure का मतलब क्या है, large volume, कंटेनर का वॉल्यूम ज्यादा हो। तो gases will show ideal behavior at very low pressure and very high temperature। इनमें गैसेस आइडियली बिहेव करती हैं। तुम्हें याद होगा जब ये टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने 2 चीजें बताई थी कि जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो जाते हैं, याद है ना। जब मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एट हाई टेम्परेचर अट्रैक्टिव फोर्सेस विल बी नेग्लिजिबल। यस मैम। And kinetic energy will be maximum, kinetic energy will be more। So high temperature पर gases का attractive force negligible है। और दूसरी तरफ से हमने वॉल्यूम भी ज्यादा कर दिया। वॉल्यूम ज्यादा होगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल इतने दूर दूर होंगे, कोई फोर्स ही नहीं होगा ना, रिपल्सिव भी नहीं होगा। So at high volume, empty space between molecule is large, so no force will be effective, ना तो attractive ना ही repulsive। Volume of the gas is large, so forces are negligible, ना अट्रैक्टिव ना रिपल्सिव। और इसीलिए गैस का बिहेवियर क्या हो गया, आइडियल हो गया। उसमें नेचर ऑफ गैस का तो मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि वो फैक्टर ही नहीं आ रहा है। फोर्स की वजह से ही चेंजेस आने थे, और फोर्स तो हो ही नहीं रहा, ना अट्रैक्टिव ना रिपल्सिव।
तो गैस का बिहेवियर क्या रहा? आइडियल। अंडर व्हाट कंडीशन? एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ये दो सिचुएशन है जिसपे गैस हमेशा आइडियली बिहेव करती है। डेविएशन कब आएगा? व्हाट आर द कंडीशन फॉर डेविएशन? जब प्रेशर ज्यादा होगा, मैम जब हाई प्रेशर प्रेशर ज्यादा होगा और लो टेम्परेचर टेम्परेचर। कम होगा। बिल्कुल। सो गैस विल डेविएट। मुझे बताइए आइडियल सिचुएशन समझ में आ गई? यस मैम। यस मैम। लिख लिया सबने? यस मैम। जस्ट अ मिनट मैम। लिख लो। मैम मैम जब हम ये कह रहे हैं कि इसका जैसे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ज्यादा है या कम है, तो जैसे मान लेते किसी का कम है, तो उसको कंप्रेस करने में डिफिकल्टी ज्यादा आएगी या वो किसी पॉइंट के आगे डिफिकल्टी जाके ज्यादा कंप्रेस हो ही नहीं सकता? हो सकता है ना हो। ओके सर, ओके मैम। हाँ जी, ये यहाँ तक लिख लिया ना? अब देखिए कि गैस डेविएट कब करती है। अ गैस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर when pressure is high, जो अप्लाई किया प्रेशर वो हाई हो, दैट इज वॉल्यूम लो हो, छोटे कंटेनर में रखा हो, एंड टेम्परेचर इज हाई, टेम्परेचर इज लो. A gas deviate from ideal behavior when volume is low. मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे, फोर्सेस होंगे अट्रैक्टिव भी रिपल्सिव भी. टेम्परेचर लो है, अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे, काइनेटिक एनर्जी कम होगी. पर टेम्परेचर ज्यादा करके हम इन फोर्सेस को मिनिमाइज कर सकते हैं. हर गैस के लिए एक टेम्परेचर ऐसा होगा जिसपे उसके अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे. अगर हम टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाएं तो एक स्टेज तो डेफिनेटली ऐसी आएगी ना कि जब वो मॉलिक्यूल जो है उसको इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि वो काइनेटिक एनर्जी इतनी हो जाएगी कि उसके अंदर उसके अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो मिनिमाइज किए जा सकते हैं. तब वो आइडियल गैस की तरह जो बिहेव कर सकती है. तो हम क्या कहते हैं, द टेम्परेचर at which a real gas follow Boyle's law. मतलब आइडियल हो गई ना. रियल गैस फॉलो Boyle's law up to certain pressure. ये नहीं कि हम प्रेशर बहुत ज्यादा करते हैं और ये सोचते हैं कि तो Boyle's law को ही फॉलो करेगी. कुछ प्रेशर लिमिट तक उसमें Boyle's law को फॉलो करिए. Boyle's law को फॉलो करिए मतलब PV is constant for certain limits of pressure at this temperature. तो उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? Boyle's temperature. The temperature at which a real gas follow Boyle's law up to certain pressure is called Boyle's temperature. क्योंकि हमें पता है कि टेम्परेचर की वजह से ही उसके अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस स्पेशली, वो इफेक्टिव होते हैं. अगर हमने थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दिया उस गैस का जिससे कि उसके अट्रैक्टिव फोर्सेस कैंसल हो जाएं, तो उस टेम्परेचर को बॉयल्स टेम्परेचर कहेंगे. ऑब्वियसली कितना टेम्परेचर होगा है तो डिपेंड करता है ना कि अट्रैक्टिव फोर्सेस कितने थे, और अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो किस पे डिपेंड करते हैं? नेचर ऑफ गैस. सो बॉयल्स टेम्परेचर विल डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस. सबसे पहले बताओ बॉयल्स टेम्परेचर क्या है, ये क्लियर हुआ? अगर हम टेम्परेचर को इस तरह से मेंटेन करें कि उसके अट्रैक्टिव फोर्सेस कैंसिल हो जाएं, इनइफेक्टिव हो जाएं, तो वो टेम्परेचर उस गैस का बॉयल्स टेम्परेचर माना जाएगा और उसमें कुछ हद तक कुछ प्रेशर अप्लाई करने तक पीवी प्रोडक्ट कांस्टेंट रह सकता है. बट अगर हम प्रेशर बहुत ज्यादा कर दें, वॉल्यूम छोटा कर दें, तो कभी भी वो गैस आइडियली बिहेव नहीं करेगी. पर हाँ, कुछ लिमिट तक इस टेम्परेचर पर वो गैस आइडियली बिहेव कर सकती है. एक्सक्यूज मी मैम, तो मैम ये प्रेशर भी कांस्टेंट नहीं होगा ना फिर?
हाँ हर गैस के हम लिए? नहीं, हाँ प्रेशर भी अलग अलग होगा, बिल्कुल नेचर ऑफ ग्राफ अलग अलग होगा। मैम हेलो। जस्ट अ मिनट, रुको जरा, रुको, मैं ओके इसको मैम। मुझे एक्सप्लेन कर लेने दो। सो एक चीज तो है कि हर गैस के लिए कोई एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसपे जो गैस है वो आइडियल बिहेव करने लगती है। अब सुने ध्यान से, अब नाइट्रोजन है, उसके लिए बॉयल्स टेम्परेचर अराउंड 323 केल्विन, और हाइड्रोजन के लिए बॉयल्स टेम्परेचर 108 केल्विन। क्या प्रेडिक्ट हो रहा है इससे? उदय नाइट्रोजन। जस्ट मैंने लिख लेना। हाँ उदय लिख लो बेटा। तो चलिए इस पे आते हैं। हमें दो गैसेस का बॉयल्स टेम्परेचर दिया, तो नाइट्रोजन का ज्यादा है, हाइड्रोजन का कम है, तो बताइए क्या बता रहा है ये? मैम कि नाइट्रोजन के अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, स्ट्रॉन्गर। हाँ, नाइट्रोजन के अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है। अब मान लो जिसके अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हैं, तो उस अट्रैक्टिव फोर्स को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? उसको ज्यादा ज्यादा टेम्परेचर। से देना पड़ेगा ना, उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ानी पड़ेगी कि उसके अट्रैक्टिव फोर्सेस मिनिमाइज हो जाए। हाँ गुरनूर बिल्कुल है, बिलो बॉयल्स टेम्परेचर गैस कभी आइडियल नहीं होगी। बिलो बॉयल्स टेम्परेचर गैस कभी आइडियल नहीं होगी। मैं बताऊंगी अभी बॉयल्स टेम्परेचर से किस Okay, तरह ma'am. से आता है। पर एट बॉयल्स टेम्परेचर गैस विल बिहेव आइडियली। एट बॉयल्स टेम्परेचर पीवी विल बी इक्वल टू एनआरटी। सो नाइट्रोजन में अट्रैक्टिव फोर्सेस हाइड्रोजन से ज्यादा हैं, तो उसका बॉयल्स टेम्परेचर भी ज्यादा है, क्योंकि उसके फोर्सेस को कैंसिल करने के लिए रिक्वायरमेंट भी तो ज्यादा होगी। ये पॉइंट क्लियर हुआ? More the attractive forces of the gas, higher will be the boils temperature. क्योंकि हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना मॉलिक्यूल ज्यादा को, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना, उसके तो अट्रैक्टिव फोर्स टेम्परेचर को ऑब्वियसली कैंसिल हाई करने के लिए। होगा, यस। हाई। काइनेटिक एनर्जी हाई होगी। So more the boils temperature, ये कांस्टेंट है उस गैस के लिए। More the boils temperature of a gas, higher will be the attractive forces, or vice versa. Higher the attractive forces, strong more will be the boils temperature. मैम ये अट्रैक्टिव फोर्सेस को खत्म करने के लिए होता है? खत्म करने के लिए है ना, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से गैस आइडियल नहीं बन रही थी, तो हमने क्या किया, उसकी स्पीड बढ़ा दी, जिससे कि उसका अट्रैक्टिव फोर्स हो ही ना पाए, अट्रैक्ट ही ना कर पाए। तो अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा थे तो उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना। अट्रैक्टिव फोर्स कब होगा? जब गैस कांटेक्ट में आए। तुम्हें पता है जिसकी फोर्स स्ट्रॉन्गर उसकी काइनेटिक एनर्जी कम, तो हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा के उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी कर दी कि उसका अट्रैक्टिव फोर्स कुछ हद तक कैंसिल हो गया। सो मोर द बॉयल्स टेम्परेचर ऑफ गैस, हायर विल बी इट्स अट्रैक्टिव फोर्सेस। मैम मैम अगर बहुत बढ़ा दें हम उसका, मैम काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ा दे, फिर मैम फिर रिपल्सिव फोर्स हो जाएंगे। मैं बताऊंगी ना वो, रुको अभी धीरे धीरे बढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। मतलब इस टेम्परेचर के ऊपर भी कोई रेंज होगी जिसके आगे हाँ वो आएगा, अभी आएगा, अभी वेट करो थोड़ी देर के लिए। हाँ दक्षमित, हाइड्रोजन में नेगेटिव डेविएशन होता है बहुत लो टेम्परेचर पर, जो मेंटेन नहीं हो पाता, पर हाइड्रोजन में इस टेम्परेचर पर गैस जो है आइडियली बिहेव करने लगती है 108 केल्विन पर, विच इज टू लो। अब बॉयल्स टेम्परेचर, मैम इसमें तो पहले से ही रिपल्सिव फोर्सेस होंगी ना? हाँ इसमें रिपल्सिव फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस है नहीं। पर अगर हम मान लो कि हमने हाइड्रोजन को बहुत ही 0 केल्विन पर ले गए या बहुत लो टेम्परेचर पर ले गए, अब टेम्परेचर इतना कम, हिल भी नहीं रही है गैस, तब तो कुछ, और उसको छोटे से कंटेनर में रख दिया, तब तो कुछ अट्रैक्टिव फोर्स हो सकते हैं ना। हर गैस के लिए कोई तो सिचुएशन होती है ना जब अट्रैक्टिव फोर्स कुछ होगा, मिनिमम है, ये तो हम कह ही रहे ना। तो सिचुएशन बताऊंगी, अभी तो मैं कर रही हूँ कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिस पर ना अट्रैक्टिव है ना रिपल्सिव है। तो हाइड्रोजन के लिए 108 केल्विन है जिस टेम्परेचर पर ये गैस बॉयल्स लॉ को फॉलो कर रही है। अगर ये गैस का टेम्परेचर इससे ज्यादा कर देते मान लो, तो इसमें कौन से फोर्सेस डोमिनेट करने लग जाते हैं? रिपल्सिव, अट्रैक्टिव नहीं करते। अब यहाँ देखो, मैं ये पीवी ग्राफ बना रही हूँ नाइट्रोजन के लिए। ये है
अगर हमने जो अज्यूम किया था सीधी लाइन आइडियल की तरह, अगर ये आइडियल होती तो ऐसा होता। अब हमने नाइट्रोजन को रखा है एट डिफरेंट टेम्परेचर, हमने इसको रखा T1 टेम्परेचर पर, तो हमें ग्राफ कुछ ऐसा सा मिला। फिर हमने इसको रखा T2 टेम्परेचर पर, फिर ये T3 टेम्परेचर पर, एंड देन T4 टेम्परेचर पर। क्या डिफरेंस नजर आ रहा है यहाँ पर? स्लोप कम हो जा रही है, अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो रही है, कम होते जा रहे हैं ना, और ये T4 टेम्परेचर पर जाकर ये आइडियल की तरह बिहेव करने लग रही है कुछ रेंज तक, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। यस मैम। इसका मतलब है T1, T2, T3 में से कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी? T1 T4 टेम्परेचर पर अट्रैक्टिव T4 फोर्स ज्यादा T4 ज्यादा होगी। T4 As temperature increases, dip in the curve becomes smaller and smaller. ये पॉइंट क्लियर हुआ इस ग्राफ को देख के? पहले ग्राफ बना लो फिर स्टेटमेंट लिखवाती हूँ। और मैम जहाँ तक वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहा है वही प्रेशर की रेंज भी है। हाँ, वो प्रेशर की रेंज है कि इतने प्रेशर तक तो आइडियली हो रहा है, पर अगर हमने प्रेशर ज्यादा कर दिया या वॉल्यूम बहुत ही छोटा कर दिया, फिर इसके रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट होने लगते। मैम यहाँ पे डिप इन द कर्व का मतलब है अट्रैक्टिव फोर्सेस। हाँ, डिप इन द कर्व का मतलब है अट्रैक्टिव फोर्सेस which keep on decreasing with increase in temperature. मैम जो आपने ऊपर स्टेटमेंट लिखी है उसी के लिए है ना ग्राफ? हाँ, उसी के लिए ग्राफ। दिस ग्राफ इज फॉर नाइट्रोजन, कि नाइट्रोजन को हमने अलग अलग टेम्परेचर पर इसका पी वाला ग्राफ प्लॉट किया, तो हमने ये देखा कि जब टेम्परेचर बहुत कम था तो उसका डिप ज्यादा था। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते गए, एक टेम्परेचर ऐसा आया जिसमें कुछ रेंज तक इसकी ये जो लाइन है स्ट्रेट हो गई, मतलब ये आइडियली बन गई। एक्सक्यूज मी मैम। मैम अगर हम हाइड्रोजन का बनाते तो वो उल्टा बनता ना फिर? हाइड्रोजन के लिए वो टेम्परेचर मेंटेन करना बड़ा मुश्किल था, उसके लिए प्रेशर के लिए रेंज भी अलग आती है। ओके। तो मैम मतलब लाइक अगर हम टेम्परेचर T4 से ऊपर ऊपर चल जाए फिर पॉजिटिव डेविएशन ही आने लग जाएगी, नेगेटिव डेविएशन आएगी ही नहीं। नहीं, बहुत हाई टेम्परेचर पर तो गैस आइडियली बन जाती है ना, कोई भी गैस हो, तो हाई कितना कर रहे हो उस पर भी तो डिपेंड कर रहा है। यस मैम। अब जरा इसकी ग्राफ की ऑब्जर्वेशन लिख लो, क्या थी? ग्राफ बना लिया सबने? यस। तो एज टेम्परेचर is raised, the dip in the curve becomes smaller and smaller. इसका मतलब क्या हुआ? That is deviation from ideal behavior, it become less. That is negative deviation from ideal behavior and at definite temperature, जो कि यहाँ T4 था, at definite temperature dip गायब ही हो गया, dip in the curve disappear. And gas follow ideal behavior. मैम ये टेम्परेचर बॉयल्स टेम्परेचर है? ये बॉयल्स टेम्परेचर। मैम इसका पॉजिटिव डेविएशन रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। अभी ग्राफ तो तुम देख रहे हो ऊपर ही जा रहा है ना, इसका मतलब पॉजिटिव डेविएशन का रिलेशन कहीं ना कहीं प्रेशर से है।
यस मैम यस। हमने देखा जो मॉडरेट प्रेशर है, लो प्रेशर जो है अप टू द मॉडरेट प्रेशर, इसमें डेविएशन नजर आ रहा है, लेकिन जैसे ही प्रेशर ज्यादा हुआ ना, देन ऑल गैसेस शो पॉजिटिव डेविएशन, जो मर्जी हम टेम्परेचर लगा दें। क्योंकि फिर वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। हाँ, वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो अब ये जो ग्राफ है इसकी ऑब्जर्वेशन समझ में आई, उसकी रीजन भी देख लेते हैं। रीजन फॉर डेविएशन कि लो हाई प्रेशर पर है, ये डिफरेंस का रीजन क्या है। ये स्लाइड लिख ली सबने? ग्राफ समझ में आया? ये था ग्राफ हमारा, यस मैम। है ना? जब मॉडरेट प्रेशर था, डेविएशन आ रहा था, फिर जैसे प्रेशर ज्यादा किया ये ऊपर चला गया, फिर ये डिप कम हो गया थोड़ा सा क्योंकि हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, डिप और कम हो गया, और यहाँ पर ये डिप गायब भी हो गया, बट फिर अल्टीमेटली तो ये ऊपर जा ही रहा है, पॉजिटिव डेविएशन की तरफ जा ही रहा है। मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ? यस मैम। अब इसका डेविएशन का रीजन देखते हैं क्या था। इस ग्राफ में जो डेविएशन आए उनका रीजन क्या था। सबसे पहला पॉइंट था कि लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर गैस में क्या हो सकता था। एट लो टेम्परेचर and moderate pressure, moderate and high pressure. मॉडरेट और हाई प्रेशर का मतलब कि वॉल्यूम मॉडरेट में तो कम है और हाई प्रेशर पे तो बहुत ही कम है वॉल्यूम। मॉडरेट में ठीक है, सफिशिएंट है, बट इन दोनों कंडीशन में इंटरमॉलिक्यूलर so at low temperature and moderate and high pressure intermolecular forces, कौन से? attractive forces are not negligible. Due to which pressure exerted by gas on wall will be less than ideal. और टेम्परेचर भी हमने कम किया हुआ है, तो एट लो टेम्परेचर अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट, क्योंकि जो कांटेक्ट है गैस का, कांटेक्ट वो कम हो जाएगा। सॉरी, लो टेम्परेचर पर कांटेक्ट ज्यादा होगा, उससे अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे। डोमिनेट ड्यू टू मोर कांटेक्ट between molecule, and this will also decrease pressure. और इन दोनों की वजह से क्या होगा, जो प्रेशर है गैस का वो कम हो गया, PV is nRT and deviation is negative. ये सिचुएशन आई जब हमने टेम्परेचर कम रखा, लो टेम्परेचर रखा, प्रेशर मॉडरेट से हाई तक ले गए। बेटर होगा मॉडरेट करें, वेरी हाई अलग सिचुएशन आती है। एट लो टेम्परेचर एंड मॉडरेट प्रेशर बट हाई प्रेशर होते ही क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इज स्टिल लो, टेम्परेचर हमने लो ही रखा हुआ है, बट हमने वॉल्यूम कम करते गए, स्क्वीज करते गए इस वॉल्यूम को, उतने ही मॉलिक्यूल को कम एरिया के अंदर रखते गए, टेम्परेचर वही रखते हुए। तो क्या होगा, एक स्टेज क्या आएगी, हम रिपेल करने लग जाएंगे, जब मॉलिक्यूल रिपेल करने लग जाएंगे।
एक का न्यूक्लियस, एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे के वैलेंस शेल के साथ टकराना शुरू हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल करने लग जाएंगे। ये सिचुएशन लिख ली सबने? दिस वन पहली। यस मैम। एट हाई प्रेशर, और वेरी हाई पर तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। एट हाई प्रेशर एंड लो वॉल्यूम, repulsive force dominates when molecules are almost in temperature low है, when molecules are almost in contact। अट्रैक्टिव भी है, रिपल्सिव भी है, पर रिपल्सिव डोमिनेट कर रहे हैं। आई थिंक अब डेविएशन का रीजन थोड़ा थोड़ा सा क्लियर होने लग गया होगा। यस तो तुम देख रहे हो ना, गैस आइडियल रियल नहीं होती, सिचुएशन होती है कि जो सिचुएशन हमने अप्लाई की, अंडर दैट सिचुएशन वेदर इट विल बी आइडियल और रियल। सो देखिए, एक सिचुएशन पर उसके रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करने लगे क्योंकि गैसेस आर ऑलमोस्ट इन कांटेक्ट, और ऐसे में क्या होगा, जब रिपल्सिव फोर्सेस होंगे तो ज्यादा वॉल की तरफ पुश होंगे। प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज मोर देन आइडियल प्रेशर। और एक बॉयल्स टेम्परेचर पर क्या होगा, इसके अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस दोनों ही बैलेंस हो जाएंगे। उस कंडीशन पर ना तो अट्रैक्शन का इफेक्ट रहा ना रिपल्शन का इफेक्ट रहा, क्योंकि जो वॉल्यूम था वो काफी सफिशिएंट था। तुमने देखा था ना ग्राफ में, हमने नोटिस किया था कि यहां तक वो आइडियल हुआ था बॉयल्स टेम्परेचर, उसके बाद तो फिर से पॉजिटिव की तरफ जा रहा था। तो दैट मींस ऑल गैसेस, व्हाटएवर टेम्परेचर इज देयर, all gases shows positive deviation. Positive deviation at which situation? At high pressure. हाँ, मॉडरेट प्रेशर पर उसका डेविएशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। वो किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर। कि हमने मॉडरेट प्रेशर पर अगर उसको बॉयल्स टेम्परेचर पर रखा होता तो उस गैस में डेविएशन हो सकता है, नहीं होता। लेकिन अगर हमने उसको बॉयल्स टेम्परेचर से कम रखा होता तो जो मॉडरेट प्रेशर पर उसका पीवी डिप आ जाता, पर हाई प्रेशर पर तो फिर से वो ऊपर ही जाता ना। दिस इज एट बॉयल्स टेम्परेचर एंड दिस वन इज बिलो बॉयल्स टेम्परेचर। मैम जो ये आपने लास्ट वाला पार्ट बोला है वो आप दोबारा समझा सकते हो प्लीज? बताती हूँ मैं जसजीत। Every temperature can't be boils temperature. हर गैस के लिए ये टेम्परेचर फिक्स्ड है। प्रेशर की लिमिट चेंज होती है कि ये जो किस प्रेशर की रेंज तक इस टेम्परेचर पर ये गैस आइडियली बिहेव कर सकती है। समझ में आया? हर गैस के लिए टेम्परेचर की एक लिमिट है कि इस टेम्परेचर पर अगर हम उस गैस का प्रेशर मॉडरेट रखें तो कुछ रेंज ऑफ प्रेशर तक वो आइडियली बिहेव कर सकती है। बट अगर हमने प्रेशर हाई कर दिया तो जो मर्जी हमने बॉयल्स टेम्परेचर रखा होता, उस गैस का डेविएशन क्या होता? पॉजिटिव। ओके। तो इस ग्राफ में बताया है कि अगर हमने बॉयल्स टेम्परेचर पे नहीं रखा तब तो वो आइडियल बनती ही नहीं है। अगर हमने इसको बॉयल्स टेम्परेचर से कम पे रखा हुआ है, उसके अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे और उसमें डिप आएगा, बट एक हाई प्रेशर पर तो वो डिप हमेशा पॉजिटिव की तरफ ही शिफ्ट हो जाता है। ये ग्राफ पता चला? अगर हमने गैस को बॉयल्स टेम्परेचर पे रखा तो कुछ प्रेशर तक वो सीधी जा सकती थी लाइन, बट जैसे प्रेशर हाई किया, जो मर्जी टेम्परेचर रख दो उसको तो डेविएट होना ही है पॉजिटिव की तरफ। क्योंकि अगर हमने गैस को कन्फाइन किया एक छोटे से एरिया में तो मॉलिक्यूल इतने पास आ जाएंगे कि वो कंजस्टेड फील करेंगे और रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और रिपल्शन होते ही उसका डेविएशन पॉजिटिव हो जाएगा बिकॉज प्रेशर एक्सर्टेड विल बी मोर देन दैट ऑफ द आइडियल। मुझे बताओ ये क्लियर हुआ कुछ? यस मैम। जैसे 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 हम आगे बढ़ते जाएंगे ना और क्लैरिटी आती जाएगी। अभी और भी रीजनिंग बाकी है। पहली चीज एट बॉयल्स टेम्परेचर। मैम बॉयल्स टेम्परेचर रीच करने के बाद उसका ग्राफ लीनियर हो जाएगा?
हाँ, बॉयल्स टेम्परेचर पर अप टू सर्टेन प्रेशर इज ऑलवेज देयर। ये नहीं कि हमने बॉयल्स टेम्परेचर पे रखा है तो एट एवरी प्रेशर इट विल बिहेव आइडियली, नो। लो प्रेशर आइडियल की सिचुएशन है, लो प्रेशर की भी एक रेंज है, मॉडरेट प्रेशर तक वो गैस आइडियली बिहेव कर सकती है इफ इट इज प्लेस्ड एट बॉयल्स टेम्परेचर। अगर हमने बॉयल्स टेम्परेचर पे नहीं रखा होता तो मॉडरेट प्रेशर पर भी उसमें डेविएशन शुरू हो जाता, ये डिप आ जाता। ये क्लियर हुआ? बॉयल्स टेम्परेचर पर उसका अट्रैक्टिव फोर्स कैंसिल हो गया। मैम मॉडरेट टेम्परेचर पे नेगेटिव डेविएशन होगी। मॉडरेट प्रेशर पर, यस मैम, मॉडरेट प्रेशर और टेम्परेचर भी कम। तुम्हारे सामने दो सिचुएशन है, एक टेम्परेचर की, एक प्रेशर की। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो तो अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता, बट रिपल्सिव फोर्स हो सकता है अगर हमने गैस को छोटे एरिया में रखा होता। ठीक है, एक बार उसको जाके दोबारा पढ़ना, मैं और आगे बढ़ती हूँ, मैं तो इसी पे स्टिक हो जाओगे तुम, और क्लैरिटी अभी आएगी। पहले तो मुझे ये बताओ, बॉयल्स टेम्परेचर पर एक ग्राफ स्ट्रेट आया, इसका रीजन क्या है? कि बॉयल्स टेम्परेचर पर कौन सी चीज कैंसिल कर दी? अट्रैक्टिव फोर्स कैंसिल हो गया। बट हाई प्रेशर पर हमेशा कौन सा फोर्स डोमिनेट कर रहा है? रिपल्सिव फोर्स। जो मर्जी टेम्परेचर रखा हो। ये पॉइंट क्लियर हुआ? अगर गैस का टेम्परेचर बिलो बॉयल्स होता तो क्या होता? टेम्परेचर कम तो अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट, और अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट तो ग्राफ में डिप आता। ये पॉइंट क्लियर हुआ? हो गया। और मॉडरेट प्रेशर पर हम गैस में डेविएशन आएगा या नहीं आएगा, ये किस पे डिपेंड किया? टेम्परेचर पे। यहाँ पर टेम्परेचर कम था तो डिप आया, यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा हो गया, बॉयल्स हो गया, तो डिप गायब हो गया। ये क्लियर है यहाँ तक? अब एक सिचुएशन और देखते हैं। अगर एक गैस इतने बड़े कंटेनर में है, उसका कुछ प्रेशर है, सपोज ये पूरा का पूरा जो वॉल्यूम है मान लीजिए 5 लीटर है, और इसका प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर। देयर इज अ लार्ज स्पेस विच इज कंप्रेसिबल। अगर हम इसका प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर कर दें तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? प्रेशर डबल करते हैं, वॉल्यूम हाफ हो जाता है, 2.5 लीटर। तो इस पूरे कंटेनर में 2.5 लीटर की जो स्पेस है वो कम होगी ना। शुरू में ये पूरी स्पेस थी 5 लीटर, जब हमने इसका प्रेशर बढ़ाया, कीपिंग द मोल्स सेम, और इसका वॉल्यूम जो था पहले से हाफ हो गया। हाफ होने लायक स्पेस भी तो होनी चाहिए ना, कि इसके बीच की स्पेस जो थी पहले 5 लीटर के अकॉर्डिंग थी, अब ये स्पेस रिड्यूस होकर 2.5 लीटर होगी, मतलब बॉयल्स लॉ लग गया। What if the same moles are placed in this much container? तो रिपल्सिव फोर्सेस ही बहुत आ जाएंगी। तब क्या होगा? गैस जो ऑक्यूपाई कर रहे हैं मॉलिक्यूल, प्रेशर बढ़ जाएगा। मगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम हाफ नहीं होगा। एक सेकंड, क्या इस पे बॉयल्स लॉ लग सकता है? क्या इसमें इतना है कि जैसे मान लो यहाँ पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर इसका जो वॉल्यूम है, फ्लास्क का वॉल्यूम है सपोज 20 सेंटीमीटर क्यूब, और उसमें से गैस मॉलिक्यूल नहीं, ऑलमोस्ट यू कैन से इतनी गैस है कि इसने 15 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम तो ऑक्यूपाइड है। एंड दिस वॉल्यूम इज इनकम्प्रेसिबल। मतलब क्या है इसका इनकम्प्रेसिबल? ये मैम ये गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है। हार्ड स्फीयर है, वो तो इतना वॉल्यूम तो कंप्रेस ही नहीं हो सकता। तो हाउ कैन यू से कि 2 एटमॉस्फेयर करने पर इसका 10 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा? इतना रिड्यूस हो ही नहीं सकता। 15 तो गैस ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। इसका मतलब यहाँ तो कंप्रेस करने लायक वॉल्यूम ही कम है। सो इफ टोटल वॉल्यूम इज वेरी लो, ये सिचुएशन होती है वेरी हाई प्रेशर वाली। When total volume is very low,
देन द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, जो कि एक कंडीशन थी आइडियल इक्वेशन की, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल इज नॉट नेग्लेक्टेड। और इस सिचुएशन में क्या होगा, या इस टर्म का, स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि वॉल्यूम विच कैन बी कंप्रेस्ड, जो कम ज्यादा हो सकता है वॉल्यूम, विच कैन बी एक्चुअली कंप्रेस्ड, इज लेस। जो कंप्रेस हो सकता था वॉल्यूम, दैट इज लेस देन द टोटल वॉल्यूम as sufficient space is occupied by gas molecule. एक्चुअली हमें यहाँ बॉयस लॉ लगाते समय 20 सेंटीमीटर क्यूब की जगह क्या लेना चाहिए था, 5 सेंटीमीटर क्यूब लेना चाहिए था ना, क्योंकि 15 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम तो वो था जो कंप्रेस ही नहीं हो सकता था। जो कम ज्यादा हो सकता था वो तो ये 5 सेंटीमीटर क्यूब ही था। तो अगर हम 20 सेंटीमीटर क्यूब को ही अभी भी वही वॉल्यूम ले रहे हैं, इसका मतलब जो वॉल्यूम है, रियल वॉल्यूम इज मोर देन द आइडियल वॉल्यूम। आइडियली ये कितना होना चाहिए था, 5, विच कैन बी कंप्रेस्ड। एक्चुअली जब हम बॉयस लॉ लगाते हैं तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, जो बीच की स्पेस जो कम ज्यादा कर रहे हैं, जो कंप्रेस हो सकती है। लेकिन अगर हम अभी भी पूरे कंटेनर के वॉल्यूम को बॉयस लॉ का वॉल्यूम भी ले रहे हैं, इसका मतलब हम जो वॉल्यूम ले रहे हैं पूरे कंटेनर का वॉल्यूम, विच इज दैट विल बी मोर देन दैट फ्रॉम आइडियल वॉल्यूम। मुझे बताइए, कुछ थोड़ा सा क्लियर हुआ? अगर एक गैस को बड़े एरिया में रखा हुआ है तो इसमें मोर कंप्रेसिबल वॉल्यूम इज अवेलेबल। जो कम ज्यादा हो सकता था वो वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर गैस को छोटे से एरिया में रखा हुआ है तो उसमें कंप्रेसिबल वॉल्यूम कम है। अगर हम पूरे कंटेनर को ही वॉल्यूम मान लें तो हम यहाँ रॉन्ग कर रहे हैं, क्योंकि वो आइडियल इक्वेशन में आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो वॉल्यूम है ही नहीं जो कंप्रेस हो सकता है। मुझे बताओ, ये कुछ क्लियर हुआ? मैम, तो जैसे हम कहते हैं कि एक गैस है वो कंटेनर की वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, तो उसके सिवाय एक थोड़ा सा पोर्शन होगा जो हम कंप्रेस नहीं कर सकते, जो हम चेंज नहीं कर सकते, जो गैस ऑक्यूपाई करेगी। हाँ, अब जैसे मान लो ये वाला पहला केस था, 5 लीटर पूरे कंटेनर का वॉल्यूम है और उसमें जो गैस मॉलिक्यूल ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, अगर वो 15 सेंटीमीटर क्यूब है, दैट इज नेग्लिजिबल ना। और 5 लीटर में अगर 15 सेंटीमीटर क्यूब इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम है, तो अभी तो हमारे पास बहुत सारा वॉल्यूम पड़ा हुआ है जो कम ज्यादा हो सकता है, जिसका प्रेशर डबल करने से वॉल्यूम हाफ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर तो क्या है, हमारे पास ऑलरेडी बीच की स्पेस इतनी कम है, जो कंप्रेस हो सकता है वॉल्यूम वो तो वैसे ही बहुत कम है। तो एक्चुअली जो आइडियल वॉल्यूम क्या होना चाहिए था, हमें रियल वॉल्यूम में से माइनस करना चाहिए था इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम, जो कि कांस्टेंट ही रहता है। जैसे कि हमने कहा ये 20 सेंटीमीटर क्यूब का कंटेनर था, उसमें से 15 सेंटीमीटर क्यूब तो गैस ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, मॉलिक्यूल ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो वो तो कंप्रेस ही नहीं हो सकता। तो हमें 20 में से 15 माइनस करना चाहिए था, बचा हुआ जो 5 है उस पे गैस लॉ लगेगा। लेकिन अगर अभी भी हम 20 को ही लेके बॉयल्स लॉ लगा रहे हैं, वो तो अप्लाई नहीं होगा ना। मुझे बताओ, ये कुछ क्लियर हुआ कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग जब हम टोटल वॉल्यूम को ही आइडियल वॉल्यूम ले लेते हैं तो एक सिचुएशन में हम रॉन्ग होते हैं। वो सिचुएशन कौन सी है? एट वेरी हाई प्रेशर। क्योंकि एट वेरी हाई प्रेशर इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम इज मोर। जो पूरे वॉल्यूम में वो पार्ट बहुत ज्यादा हो गया है जो चेंज ही नहीं हो सकता। या हम कह सकते हैं कि जब टोटल वॉल्यूम कम है तो जो वॉल्यूम, जो स्पेस कम ज्यादा हो सकती थी, दैट इज टू लेस। वो हमें क्या करना चाहिए था, हमें पहले पूरे वॉल्यूम में से जो चेंज नहीं हो सकती वॉल्यूम वो माइनस करनी थी। अब बची हुई जो वॉल्यूम है वो आइडियल गैस इक्वेशन में लगाएं, तब जाके वो गैस फॉलो करेगी पीवीज एंड आरटी। लेकिन अगर हम पूरे कंटेनर का वॉल्यूम ले लें तो पूरा वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो सकता था। चेंज होने लायक वॉल्यूम ही बहुत कम है। तुम देखो 50 सेंटीमीटर का पूरा क्यूब था ये, लेकिन उसमें से कंप्रेस होने लायक सिर्फ 5 ही था। तो स्टिल इफ वी आर टेकिंग 20 तो हम यहाँ भी रियल ज्यादा ले रहे हैं ना आइडियल से।
तो गैस आइडियली कैसे बिहेव कर सकती है। तो यहाँ पर दो जगह पर प्रॉब्लम्स आई। किन किन जगह पर? एक जगह पर प्रॉब्लम आई कि हमारा प्रेशर आइडियल नहीं था, और जब बहुत हाई प्रेशर था, वॉल्यूम बहुत ही कम था, तब भी हम एक रॉन्ग कर रहे हैं कि हम पूरे कंटेनर का जो वॉल्यूम ले रहे हैं वो आइडियली होना ही नहीं चाहिए था। आइडियली हमारा वॉल्यूम क्या होना चाहिए था? क्या होना चाहिए था? 5 होना चाहिए था, कम होना चाहिए था। मुझे बताइए, क्लियर हुआ? मैम यहाँ पे अपने वीरियल, हाँ बोलो बोलो। मैम यहाँ पे आपने वीरियल 15 लिया है और वी आइडियल 20 लिया है। सॉरी, वीरियल रियल इज 20 और उसमें से इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम था 15। ये माइनस करते और बचा हुआ 5 को हम पीवी वाले फॉर्मूले में लगाते, तब हम सही होते। लेकिन सारा बॉडी टेम्परेचर पे है। ये सारा जो भी टेम्परेचर था, अभी हम टेम्परेचर को तो ले ही नहीं रहे, वॉट एवर टेम्परेचर इट इज। हम ये कह रहे हैं कि हम आइडियल थ्योरी के अकॉर्डिंग कहते थे कि एक गैस का जो वॉल्यूम है वो तो नेग्लेक्टेड है। कहा था ना काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में, जो कंटेनर का वॉल्यूम है वही हमारे गैस लॉज में वॉल्यूम है। तो मैम बेसिकली ये हुआ कि मैम बेसिकली ये मतलब हुआ कि जो बॉयल्स लॉ है वो मतलब जो कंप्रेसिबल वॉल्यूम है उस पे डिपेंड करता था, और उस पे हम डिपेंड तब करता है, ना कि पूरे वॉल्यूम पे। हाँ, पूरे और वॉल्यूम हम आइडियली तब क्या ले करते लेते हैं? थे कि गैस का होता ही नहीं वॉल्यूम, बिल्कुल तब हम ये मान लेते थे। बिल्कुल, कि जब हम पूरे कंटेनर, हम तो अब तक यही करते आ रहे हैं ना, हम तो पूरे कंटेनर के वॉल्यूम को ही गैस का वॉल्यूम मानते आ रहे हैं। लेकिन अगर सिचुएशन ये होती है हमारे पास कंटेनर ही बहुत छोटा होता, उस छोटे से कंटेनर के अंदर काफी सारा वॉल्यूम तो ऐसा है जो चेंज ही नहीं हो सकता, जो गैस मॉलिक्यूल ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो हमारा बॉयल्स लॉ तो उस पे लगेगा ना, जो खाली जगह है, जो कंप्रेस हो सकती है। तो हमें आइडियली क्या करना चाहिए था? अगर हम आइडियल वॉल्यूम लेना चाहते बॉयल्स लॉ के अंदर, तो हमें क्या करना चाहिए था? टोटल वॉल्यूम में से इनकम्प्रेसिबल जो चेंज नहीं हो सकता है उसको माइनस करना था, बचे हुए वॉल्यूम को फिर हमें यूज करना था हमारे लॉस में। ये क्लियर हुआ? मैम हम मतलब वी आइडियल जो इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम है वो हम ऐसे समझ सकते हैं ना कि जैसे अगर जैसे कोई फ्लास्क या कुछ कंटेनर है उसमें जो पार्टिकल्स है हम उनको पूरा कंप्रेस कर दें कि वो एक सॉर्ट ऑफ सॉलिड ही बन गया, तो उसका जो वो वॉल्यूम है वो 15 है बेसिकली। वो बोला जो जो एक हम हर मॉलिक्यूल को एक स्फीयर की तरह मानते हैं और उसका अपना एक फिक्स रेडियस होता है, साइज होता है, बाउंड्री होती है। उस मैटर को तो हम चेंज नहीं कर सकते ना, मैटर तो वैसे ही रहेगा, वो तो कंप्रेस नहीं हो सकता। स्पेस कम ज्यादा हो सकती है। यस मैम, उनके बीच में बेसिकली स्पेस इतनी घटा दी कि वो चिपक ही गए, तो वो वॉल्यूम 15 है। वो वो वॉल्यूम थोड़ी हम ले सकते थे। अब जब हमारे पास एरिया बहुत ज्यादा था तो हमने उसको छोड़ दिया, क्योंकि हमारे पास पहले ही इतना ज्यादा वॉल्यूम पड़ा हुआ है जो चेंज हो सकता है। लेकिन अगर टोटल वॉल्यूम ही कम है तो फिर हमें लेना पड़ेगा। तो हमारे पास हमें करेक्शन करनी पड़ी। एक तो प्रेशर में करेक्शन करना पड़ा और एक वॉल्यूम में करेक्शन करना पड़ा। प्रेशर आइडियल से कम था बिकॉज ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, एक स्टेज पर जाकर रिपल्सिव फोर्सेस आते हैं। और दूसरा जो वॉल्यूम था, एक सिचुएशन पर आकर हम वॉल्यूम को, गैस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अब हमें इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम को उसमें से हटाना पड़ेगा। जब हटाएंगे तब जाकर वो आइडियल की तरह आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। मुझे बताओ, ये 2 करेक्शन टर्म पता चली। अब जो बॉयल्स टेम्परेचर पर तुम बात कर रहे थे उसको एक बार फिर से मैं बता देती हूँ कि अगर मान लो हमने एक गैस को, किसी भी गैस को बॉयल्स टेम्परेचर से बिलो रखा, अब ये जो मैं बता रही हूँ कंपैरिजन वो नोट कर लेना ध्यान से। बिलो बॉयल्स टेम्परेचर रखा, एट लो प्रेशर रखा, बिलो बॉयल्स टेम्परेचर रखा मतलब लो टेम्परेचर पर रखा, है ना। क्या चीज डोमिनेट करेगी? कौन सा फोर्स डोमिनेट करेगा? अट्रैक्टिव फोर्सेस। कौन सा फोर्स डोमिनेट करेगा? अट्रैक्टिव फोर्स। क्या डेविएशन होगा? नेगेटिव। मुझे बताओ, ये सिचुएशन क्लियर? यस। अब दूसरी सिचुएशन, एट हाई टेम्परेचर, that is above boils temperature.
अबव बॉइल्ड टेम्परेचर। जब भी गैस का टेम्परेचर ज्यादा हो तो उसका कौन सा फोर्स कभी डोमिनेट नहीं करता? अट्रैक्टिव डोमिनेट नहीं करता ना। इवन एट लो और मॉडरेट प्रेशर attractive force will never dominate. And deviation will never be negative. But at high pressure क्या होगा? वही हाई टेम्परेचर में तो फिर रिपल्सिव हो जाएगा। वही नहीं आ जाएगा। हाँ रिपल्सिव मतलब वही पुराना वाला केस बन जाएगा। हाँ रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट and deviation will be positive. Pressure exerted is more than ideal. और अगर हमने बिलो बॉइल्ड टेम्परेचर रखा बट प्रेशर अभी भी हाई कर दिया, प्रेशर हाई वॉल्यूम लो, ये सिचुएशन कौन सी आ गई? जब व्हेन मॉलिक्यूल्स आर इन कांटेक्ट। हाई प्रेशर पर तो कभी भी अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट नहीं करेगा ना। हाई प्रेशर पर कौन सा फोर्स डोमिनेट करेगा? हर बार नेगेटिव, हर बारी क्या होता है? रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट। एंड डेविएशन इज पॉजिटिव। तो मुझे बताओ पॉजिटिव डेविएशन की कौन कौन सी सिचुएशन थी? हाई प्रेशर, जब भी हाई प्रेशर आ गया तो पॉजिटिव ही होगी, होगा। बट अगर अबव बॉइल्ड टेम्परेचर है तो भी होगा, इवन प्रेशर कम भी लगाया। यस। तो दो सिचुएशन पर पॉजिटिव डेविएशन होता है। या तो प्रेशर बहुत हाई कर दें, वॉट एवर टेम्परेचर इज अप्लाइड, और हाई टेम्परेचर पर तो होगा ही पॉजिटिव डेविएशन। हाई टेम्परेचर कौन सा? अब हाई टेम्परेचर की तो कोई लिमिट है ना कि किस हाई टेम्परेचर पर, तो वो लिमिट कौन सी है? बॉइल्ड टेम्परेचर। तो अगर हमने बॉइल्ड टेम्परेचर से ऊपर रखा होता तो डेविएशन हमेशा क्या होता? पॉजिटिव। अगर हमने बॉइल्ड टेम्परेचर से नीचे रखा होता तो डेविएशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, दैट डिपेंड ऑन प्रेशर। बिलो बॉइल्ड टेम्परेचर अगर लो प्रेशर है तो डेविएशन नेगेटिव है। बिलो बॉइल्ड टेम्परेचर व्हेन प्रेशर इज हाई, पॉजिटिव डेविएशन। ये जो मैंने अभी बताई ना, जितना अभी आज मैंने करवाया ये उसका रिजल्ट है। जरा ध्यान से समझ लिया और मुझे बताएं कोई डाउट है तो। मैम अबव बॉइल्ड टेम्परेचर तो अट्रैक्टिव होगा ना? अट्रैक्टिव फोर्सेस हाई टेम्परेचर पर नहीं होते। समझ में आया? अट्रैक्टिव फोर्सेस हाई टेम्परेचर पर नहीं होते। शुरू से बोलते आ रही हूँ ना मैम। अबव बॉइल्ड टेम्परेचर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव वो कैंसिल नहीं हो जाएंगे? एट बॉइल्ड टेम्परेचर गैस आइडियल कब थी? बॉइल्ड टेम्परेचर। एट बॉइल्ड टेम्परेचर गैस वाज आइडियल। अगर हमने इसको बिलो बॉइल्ड टेम्परेचर रखा, तब दो चांसेस थे, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। पॉजिटिव कब? जब प्रेशर हाई। नेगेटिव कब? जब प्रेशर लो। खत्म। अब सिचुएशन है हाई टेम्परेचर, वो अबव बॉइल्ड टेम्परेचर। अबव बॉइल्ड टेम्परेचर पर वो आइडियल होती अगर हमने प्रेशर क्या रखा होता? वेरी लो। हाई टेम्परेचर पर अगर प्रेशर बहुत ही लो रखा होता, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, आइडियल सिचुएशन थी ना। लेकिन अगर हमने हाई टेम्परेचर रखा और प्रेशर को मॉडरेट भी रखा, लो या मॉडरेट रखा, तो अट्रैक्टिव फोर्स तो कभी डोमिनेट नहीं करेंगे, नेगेटिव डेविएशन कभी नहीं होगा। मतलब गैस कैसे बिहेव कर रही है? आइडियली होगी ना। एक सेकेंड, समझ में आया ये? हाई टेम्परेचर पर अगर हम प्रेशर हाई रख रहे हैं तो फोर्सेस रिपल्सिव डोमिनेट करेंगे। अगर हम प्रेशर हाई नहीं रख रहे,
लो रख रहे हैं, लो पर तो वैसे भी रिपल्सिव फोर्स नहीं होता, बट अबव बॉयल्स टेम्परेचर नेगेटिव भी नहीं, अट्रैक्टिव फोर्स भी नहीं होगा, और गैस कैसे बिहेव करने लग जाएगी आइडियली। इसका मतलब जितना हाई टेम्परेचर करते जाओगे उतने चांसेस किस तरफ जाते जाएंगे, आइडियल बिहेवियर की तरफ। बट साथ में प्रेशर भी देखना पड़ेगा, हाई प्रेशर पर कभी भी गैस आइडियल नहीं होती, जो मर्जी टेम्परेचर लगा दो। लेकिन अगर हम टेम्परेचर हाई कर रहे हैं और प्रेशर लो कर रहे हैं तो गैस कैसे बिहेव करेगी, आइडियली करेगी ना। मैम अगर हाई टेम्परेचर है और लो प्रेशर है तो गैस आइडियल कैसे करेगी? हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर स्टार्टिंग से बताया है, हाई टेम्परेचर पर अट्रैक्टिव फोर्स यस, अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होंगी। अच्छा, लो प्रेशर पर तो रिपल्शन होता ही नहीं है, तो आइडियली होगी ना। यस, तो मैम ये आपने गलत लिखा हुआ है, अट्रैक्टिव फोर्स विल नॉट डोमिनेट above boils temperature whatever pressure is applied. यस मैम, ठीक है। Deviation will never be negative, but at high pressure deviation क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो हाई प्रेशर होएगा तो डेविएशन पॉजिटिव आएगा ही आएगा। सो क्या कंक्लूजन निकला ये सब देखने के बाद कि above boils temperature no attractive force, no attractive force above boils temperature and high pressure no repulsive force dominate above boils temperature and moderate pressure. मैम तो बॉयल्स टेम्परेचर के ऊपर ये लिक्विड नहीं बन सकती गैस? बॉयल्स टेम्परेचर पे लिक्विड नहीं है, लिक्विड के लिए एक अलग टेम्परेचर होता है, बताऊंगी तुम्हें क्या होता है। above boils temperature no attractive force और moderate pressure है no repulsive force। जब कोई भी फोर्स नहीं है तो ये सिचुएशन क्या बन गई, आइडियल। ये अबव बॉयल्स टेम्परेचर की दो सिचुएशन थी, बिलो बॉयल्स टेम्परेचर की सिचुएशन क्या है, लो टेम्परेचर। बिलो बॉयल्स टेम्परेचर अट्रैक्टिव फोर्स तो हमेशा डोमिनेट करते ही है। अगर ये मॉडरेट प्रेशर है तो अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट। बट प्रेशर हाई है तो जो मर्जी टेम्परेचर लगाओ कौन सा फोर्स आ जाता है, रिपल्सिव फोर्स। अब मुझे बताओ, अब क्लियर हुआ? यस मैम। और एट बॉयल टेम्परेचर क्या है, नो रिपल्सिव नो अट्रैक्टिव। यस, आइडियल। At boils temperature, attractive or repulsive forces balanced, no deviation. मुझे बताओ फोर्स से रिलेटेड जो टर्म्स अभी हम यूज कर रहे थे, क्लियर हुई? ये स्लाइड क्लियर है? हम तो एट बॉयल्स और अबव बॉयल्स में सिमिलर ही कंडीशंस रहेंगी। किसमें? एट बॉयल्स और अबव बॉयल्स में। हाँ, एट बॉयल्स और अबव बॉयल्स में सिमिलर कंडीशन नहीं आएंगी। यहाँ पर तो हम कह रहे हैं ना, एट बॉयल्स टेम्परेचर नो डेविएशन, या मॉडरेट प्रेशर पर हाँ बिल्कुल एक सिचुएशन जैसी आ रही है, अगर प्रेशर मॉडरेट है। लो प्रेशर में फिर भी डेविएशन आएगी, लो प्रेशर में तो डेविएशन आएगी, एट बॉयल्स टेम्परेचर नहीं आएगी। एट बॉयल्स टेम्परेचर कुछ प्रेशर लिमिट तक कोई डेविएशन नहीं आएगी, लो एंड मॉडरेट। बट हाई प्रेशर पर हमेशा डेविएशन होगा। क्लियर? अब हाइड्रोजन हीलियम में क्या होगा वो भी देख लेते हैं। फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम, force of attraction will never dominate.
अनलेस कि हम टेम्परेचर इतना लो करें जो कि मेंटेन भी नहीं किया जा सकता. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन never dominate. Its boil temperature is low. तो हमारी जो लैब कंडीशंस होंगी, नॉर्मल कंडीशन होंगी, उसमें ये गैस हमेशा कब रहेगी? अबव बॉइल टेम्परेचर रहेगी. So these gases will always be above boils temperature even at 0 degree. मतलब 0 डिग्री पर भी इन गैसेस को रखें तो 0 डिग्री इनके बॉइल्स टेम्परेचर से ऊपर वाला टेम्परेचर है. और अभी अभी मैंने क्या बताया, अबव बॉइल्स टेम्परेचर अट्रैक्टिव फोर्स कभी डोमिनेट नहीं होते. या तो वो आइडियल होगी या फिर क्या होगी? रिपल्सिव होगी. So above boils temperature, these gases will always remain above boils temperature at which repulsive forces can dominate so PV will be greater than nRT and deviation is positive. या तो पॉजिटिव या आइडियल. बट बाकी गैसेस में ऐसा नहीं होता. आलम तो ये था हमारा रियल गैसेस का सिचुएशन. तो उस पे हमारी आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई नहीं हो पा रही थी. तो वैन डर वाल ने एक इक्वेशन बनाई, इक्वेशन फॉर रियल गैसेस, और उसने कहा कि इसमें प्रेशर में करेक्शन कर दो, वॉल्यूम में करेक्शन कर दो, तो गैस को रियल गैस पर भी एक इक्वेशन बनाई जा सकती है. इसका प्रेशर इनकरेक्ट था ना, हमने कहा था PV इज नॉट इक्वल टू RT. P इनकरेक्ट था, P में समथिंग शुड बी एडेड. नॉर्मली प्रेशर जो था वो कम था अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से. उसके बाद वॉल्यूम जो हम ले रहे थे वो ज्यादा था, उसमें से कुछ माइनस कर दो ताकि वो आइडियल बन जाए. दिस विल बी इक्वल टू nRT बिकॉज PV इज नॉट इक्वल टू nRT रियल गैसेस के लिए. तो ये जो नई चीज आई जिसमें प्रेशर में करेक्शन किया, वॉल्यूम में करेक्शन किया, वही है वैन डर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. तो आज जो मैंने करवाया है इसको जरा पढ़ के आना, क्योंकि ये सारा ही काम आने वाला है अगले लेक्चर में. मैम हम हाइड्रोजन और हीलियम के लिए वो 0 डिग्री सेल्सियस ही है ना? नहीं, इवन माइनस डिग्री पर भी इसका बॉइल्स टेम्परेचर 108 केल्विन है. अब तुम देखो कितना है. ओके. 108 केल्विन से कम पे रखेंगे तब बिलो बॉइल्स टेम्परेचर होगा. हाँ नंदनी, तुम्हारी दिवाली ब्रेक है, बस मंडे तक होगी क्लास तुम्हारी. मैम मंडे को है कि मंडे से छुट्टियां? नहीं, मंडे को है क्लास. मंडे को क्लास है, उसके बाद छुट्टियां. मैम मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा हॉलीडे से पहले ये स्टेट्स ऑफ मैटर खत्म हो जाए, तो तब तक हो जाएगा. वीक है, फॉर अ वीक है उदय. उसके बाद नेक्स्ट मंडे आना है. मंडे को क्लास है, उसके बाद फिर तुम्हें नेक्स्ट मंडे को आना है. और आफ्टर हॉलीडेज तुम्हारा गैसियस स्टेट का टेस्ट होगा. इसकी डिस्कशन वीडियो में डाल. ये संडे तो नहीं है ना कोई टेस्ट? इस संडे टेस्ट नहीं. लास्ट संडे तुमने दिया है ग्रैंड टेस्ट, ये संडे तुम्हारे लिए फ्री है. इसमें अब पिछला जिनका बैकलॉग है वो प्लीज क्लियर करें. विच वॉल्यूम इज कंप्रेसिबल, किस पे गैस लॉ अप्लाई हो सकते हैं? आइडियल है ना, जो स्पेस है, जो बीच में स्पेस है उसी पे गैस लॉ अप्लाई हो सकते हैं ना. हाँ जी मैम. है ना. तो अगर हमने वॉल्यूम ये कम ले लिया, अब जरा आइडियल वॉल्यूम क्या रियल वॉल्यूम के बराबर होगा? क्योंकि अब कंप्रेस होने लायक वॉल्यूम, इनकंप्रेस होने वाला वॉल्यूम बहुत ज्यादा है. हाँ जी मैम. दिस वॉल्यूम इज लार्ज एज कंपेयर टू रियल वॉल्यूम. रियल वॉल्यूम जो इस पूरे कंटेनर का वॉल्यूम है, दिस इज द रियल वॉल्यूम. विल इट बी इक्वल टू आइडियल? नो. क्यों नहीं होगा आइडियल के बराबर? क्योंकि काफी सारा वॉल्यूम, मतलब इतना वॉल्यूम तो हमें देना ही नहीं चाहिए था. ये तो इनकम्प्रेसिबल है, ये वॉल्यूम इनकम्प्रेसिबल है.
तो हमें एक्चुअली ये वॉल्यूम लेना चाहिए था विच इज आइडियल। ओके मैम, जिसका अंडरस्टूड। रियल वॉल्यूम आइडियल वॉल्यूम से ज्यादा था, तो हमें क्या यस मैम, करना चाहिए था, ये जो इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम है ये सबट्रैक्ट करना चाहिए था ना, तो आ जाता हमारा तो आ आंसर। जाता। ये क्लियर हुआ? तो व्हेन यस द मैम, टोटल वॉल्यूम इज लार्ज, तब वी रियल वी आइडियल के बराबर होगा, क्योंकि इन दैट केस इतने बड़े वॉल्यूम में से जो इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम है वो बहुत ही थोड़ा सा होगा। तो अगर हम इसको माइनस कर दें 5 लीटर में से, अगर 0.005 लीटर माइनस भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं और हम वी रियल वी आइडियल मान लेते हैं। लेकिन जब टोटल वॉल्यूम ही बहुत कम होगा तो इसमें काफी कॉन्ट्रीब्यूटरी इफेक्ट होगा, इस इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम का इफेक्टिव होगा ये। तो ऐसे में हमें टोटल वॉल्यूम जो रियल वॉल्यूम है उसमें से नॉन इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम जो चेंज नहीं हो सकता वो माइनस करना पड़ेगा, एंड रिमेनिंग लेफ्ट ओवर जो स्पेस होगी दैट विल बी ट्रीटेड एज वी आइडियल। इसीलिए वैन डर वाल ने क्या किया कि जो वी रियल था उसमें से माइनस कर दिया एक फैक्टर XYZ जो भी था उसको आइडियल बनाने के लिए, और इसीलिए उसने प्रेशर जो कि कम हो रहा था उसमें कुछ चीज ऐड कर दी ताकि अट्रैक्शन की वजह से जो प्रेशर कम हो रहा था वो कंपनसेट हो जाए। अब ये वैल्यूज लगाने के बाद ये भी आइडियल हो गया, ये भी आइडियल हो गया। अभी तो प्रेशर भी हमारा रियल था, अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से कम था, पर जब हमने एक्स ऐड कर दिया तो वो आइडियल हो गया। ऐसे वॉल्यूम जो रियल था उसमें से वो वाई माइनस कर दिया अनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम, अब ये आइडियल हो गया। अब आइडियल हो गया तो ये एनआरटी के बराबर हो गया। ओके मैम। मैम तो यहाँ पे हम ये कर रहे हैं ना कि जैसे अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो वो जो गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है एक सिचुएशन में, एक कंडीशन में, एक कंडीशन। ओके मैम।